हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बंधन स्टडी एकेडमी में। तो चलिए, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोग के लिए लेके आया हूँ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और संविधान सभा से रिलेटेड है। यानी संविधान सभा का जब गठन हुआ, उससे कैसे गठन हुआ और किस प्रकार से हुआ, उसमें क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई। यानी संविधान सभा से अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में क्लियर हो जाए, यानी दिक्कत ना हो, उससे रिलेटेड ये रहेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा के लिए जब इटली की सरकार बनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उस टाइम उन्होंने सत्ता हस्तांतरित करने के बारे में सोचा भारतीयों को। तो किसी को सत्ता देने से पहले कुछ रूल्स वगैरह अगर जो वो फॉलो कर रहे हैं वो अगर यहाँ नहीं अप्लीकेबल हो पा रहे हैं तो वहाँ उस प्लेस के अकॉर्डिंग कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। तो इन्होंने ये तय किया कि एक मिशन भेजा जाए और मिशन के तहत एक संविधान सभा का निर्माण हो जो कि एक अच्छा संविधान बनाए, जिसमें कानून वगैरह हो, नियम कानून हो, ताकि लोग कुछ करें। जैसे किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए क्या उपाय करें, मतलब सभी चीज़ों का अच्छी तरीके से सभी लोगों के अधिकारों का रक्षण हो सके। तो ये करके इन्होंने कैबिनेट मिशन 1946 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और इन्होंने जुलाई 1946 में इलेक्शन करवाए। इलेक्शन इन्होंने जो करवाया, इन्होंने 10 लाख के ऊपर एक सीट रखा, यानी एक सीट 10 लाख के ऊपर एक, यानी जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो भारत की जनसंख्या थी उस टाइम बता लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। तो 40 करोड़ जनसंख्या के अकॉर्डिंग इन्होंने 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की। और इस निर्धारण के में ये 300 लगभग मेंबर्स जो बने थे, 389 मेंबर संविधान सभा के थे। तो जो ये 389 का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं करता हूँ। इसमें 292 के अलावा ये 93, याद करने में आसानी, 292 उसके बाद 92 प्लस 4 ये थे चीफ कमिश्नरी से। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपको, पहले ये बता देता हूँ। तो ये जो 292 प्लस 4 थे ये थे ब्रिटिश प्रांतों से। और जो 93 थे देसी रियासतों से। ये देसी रियासतों से। अब इनके इलेक्शन में भी अंतर हो गया। इनके इलेक्शन में क्या अंतर हुआ, 292 प्लस 4 इनका जो सिलेक्शन हुआ, यानी ये निर्वाचन के थ्रू हुए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के थ्रू हुए, यानी उसके तहत ये इन्हें चुना गया निर्वाचन के तहत। और जो देसी रियासतें थी इन्होंने इनका मनोनयन, यानी जो देसी रियासत का राजा था उसने जिसको अच्छा समझा कि ये हमारे चीज़ों को अच्छे से स्पष्ट कर देगा, तो उन्होंने मनोनयन किया, सिलेक्शन किया और यहाँ पर इन सदस्यों का निर्वाचन हुआ। अब मैं बताता हूँ आपको 4 ये 4 वो प्लेस थे जैसे कि उस टाइम चीफ कमिश्नरी बोलते थे हम, चीफ कमिश्नरी। तो चीफ कमिश्नरी आज जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे उस टाइम चीफ कमिश्नरी थी। चीफ कमिश्नरी में अब मैं आपको ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि चारों चीफ कमिश्नरी आपको याद हो जाएगी, ABCD ये सभी को आता है। तो ए से क्या है, अजमेर, जो कि आज हमारे राजस्थान में है। और बी से बलूचिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और सी से कुर्ग कहाँ पर है, कर्नाटक में। और डी से हमारा दिल्ली। याद करने का आसान तरीका है, दिल्ली। तो ये 4 प्लेस थे जो यहाँ भी निर्वाचन के थ्रू सदस्यों का चुनाव हुआ।
अब संविधान सभा का गठन जो है 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। इलेक्शन कब हुए? जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए और 6 दिसंबर 1946 तक इनका गठन हो गया। तो इसके बाद जो है प्रथम बैठक हुई। नौ दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की। तो इसमें जो है टोटल 207 मेंबरों ने ही भाग लिया और जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल थीं। महिलाओं की अगर बात करें तो टोटल 389 में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। 15 मतलब टोटल मेंबर्स में 15 महिलाओं की संख्या थी। लेकिन जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तो उसमें टोटल 207 लोगों ने भाग लिया, इसमें 9 महिलाएं शामिल थी। अब 207 क्यों भाग लिया? क्योंकि मुस्लिम लीग और कुछ देशी रियासतें इन्होंने क्या किया? इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने पूरी तरीके से इस बैठक का बहिष्कार किया। देशी रियासतों ने इसलिए बहिष्कार किया इस बैठक का कि वो असमंजस की स्थिति में थी, यानी उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो किधर जाएं, यानी वो भारत के साथ जाएं या इंडिपेंडेंट रहें, तो वो डाउट में थे। इस वजह से ये मेंबर इनके भाग नहीं लिए। फिर इसके बाद जो है अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है 9 दिसंबर 1946 में कि इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? तो इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया? क्योंकि वो उस 207 मेंबर्स में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उनको अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, यानी अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इस प्रकार 9 दिसंबर 1946 में 207 मेंबर भाग लिए, जिसमें मुस्लिम लीग और देशी रियासतों ने इसका बहिष्कार कर दिया और इसके अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि भारत जो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे या प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अगर ऐसे पूछता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर ऐसे पूछता है कि संविधान सभा के स्थायी प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बैठक यहाँ पर समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट जो बैठक थी वो हुई 11 दिसंबर 1946। अब इसमें क्या हुआ? इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, यानी स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें इम्पोर्टेंट काम यही हुआ कि इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके जस्ट 2 दिन बाद, ये 2 दिन पे हो रहा है। 9 तारीख को हुआ, फिर 11 को, फिर 13 को, ऐसे ही मतलब यही कुछ बीच में ज़्यादा गैपेस भी हैं सभी अधिवेशनों की अगर बात करेंगे हम तो। लेकिन मैं सब वो ही अधिवेशनों की यहाँ पर चर्चा करूँगा जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड। तो फिर नेक्स्ट जो हुआ 13 दिसंबर, तीसरा अधिवेशन 13 दिसंबर 1946। इस अधिवेशन की खास बात ये थी कि इसमें उद्देश्य प्रस्ताव
उद्देश्य प्रस्ताव जो कि हम बोलते हैं कि प्रस्तावना का आधार, प्रस्तावना का आधार, ये पेश किया गया किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब इस पे चर्चा हुई उद्देश्य प्रस्ताव पे। आपको पता है उद्देश्य यानी हमारी प्रस्तावना जो है कितनी इम्पोर्टेंट है, उसकी वर्डिंग देख लीजिए कितनी अच्छी है। हम भारत के लोग, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने तरह के न्याय हैं, कितने तरह की समता है, सभी चीज़ों का बहुत ही क्लियर डिफाइन किया गया है, क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए। उसी में एक मतलब पेज के ऊपर ही डिफाइन कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया इन्होंने, ये पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया। अब जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा किए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि संविधान सभा के निर्माण में, यानी संविधान सभा के वर्ग के जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण था उसमें सलाहकार समिति का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव। इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। ये इंडियन सिविल सर्विस से थे और इन्होंने सलाहकार के तौर पे यानी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के तौर पे काम किया और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, अगर कई चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आपको क्या क्या इन्होंने किया। इन्होंने मतलब प्रारूप तैयार करने से लेकर और भी इम्पोर्टेंट काम किए हैं जिसके बारे में डिफाइन करूंगा अभी जस्ट। तो BN राव को सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान निर्माण में जो है कुल समितियों की अगर बात करें तो टोटल कितनी समितियां थी? टोटल 13 समितियां। जो इम्पोर्टेंट समितियां थी वो टोटल कितनी थी? 13 थी। और इस जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं उनको बता भी देता हूँ आपको, जैसे कि प्रांतीय संघ और प्रारूप समिति और संचालन समिति। संचालन प्रांतीय संघ एंड प्रारूप। अगर हम इनकी बात करें तो संचालन समिति, जैसा कि आपको संविधान सभा का एक अध्यक्ष निर्वाचित हुआ तो संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय समिति की अगर प्रांतों की बात की जाए तो आपको एक ही नाम याद आना चाहिए, ये नाम याद आना चाहिए किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही जो थे सभी को जोड़ के इंडिया को एक किया था उन्होंने। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, जो कि एक महान व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर, जो कि एक नीचे लेवल से उठ के ऊपर लेवल तक जाने वाले व्यक्ति। काफ़ी संघर्षमय उनका जीवन रहा। उन्होंने काफ़ी संघर्ष से ये बता दिया कि स्टडी करना हो या उन्होंने शिक्षा के बल पे ही जो किया है उन्होंने एडुकेशन लेके किया। इसलिए कभी भी एडुकेशन को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, यानी छोड़ना नहीं चाहिए बीच में। आप कंटिन्यू स्टडी करने से ये नहीं होता कि जॉब मिलती है, स्टडी करने से ये भी होता है कि आपको नॉलेज भी आती है, चीज़ों की नॉलेज, फैक्ट की नॉलेज। आप ज़माने के साथ चलते रहते हैं और आपके लक्ष्य भी मिलते रहते हैं। कंटिन्यूटी बस रहनी चाहिए। तो सलाहकार समिति में BN राव हो गया। टोटल समितियां 13 हो गई। और जो इम्पोर्टेंट समितियां हैं जो उसके बारे में मैंने बता दिया, संचालन, प्रांतीय संघ और प्रारूप समिति। इसके अध्यक्षों के नाम आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में।
अम्बेडकर जी ने शिक्षा लेने में तो संघर्ष किया ही, इस संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। तो भीमराव अम्बेडकर ने कैसे संघर्ष किया? पहले तो इनको संविधान का जनक कहा जाता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने इनको जननी कहा है संविधान का। के.वी. खरे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इन्होंने भीमराव अम्बेडकर को जननी तक कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है कि सबसे पुराना संविधान है। तो मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी सभी संविधान का जन्मदाता ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है। तो मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन के संविधान कहा जाता है। लेकिन भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से के.वी. खरे सर का ये कहना था कि भीमराव अम्बेडकर हैं मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जनक तो थे ही। अब इनका क्या हुआ कि इन्होंने अभी जब संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव हो रहा था तो सभी जगह निर्वाचित, मैंने बताया कि सभी जो सदस्य थे देशी रियासतों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी जगहों पे निर्वाचित सदस्य निर्वाचित होके आए थे अप्रत्यक्ष विधि से। तो ये बॉम्बे से इन्होंने चुनाव लड़ा, निर्वाचन वहाँ से अपना निर्वाचित होने के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो वहाँ से ये हार गए। जब ये हार गए तो इनके पास अब ये स्थिति थी कि ये संविधान सभा के सदस्य कैसे बने, अब तो दिक्कत आ गई। तो इनका उस टाइम पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उस टाइम पे मुस्लिम लीग ने इनका सहयोग किया और इनको पूर्वी बंगाल से इनको एक सीट दी और वहाँ से इनको निर्वाचित करके संविधान सभा का मेंबर बनाया। अब उसमें क्या हुआ कि संविधान निर्माण के बीच में ही जब फर्स्ट अधिवेशन हो गया, उसके कुछ दिनों के बाद ही क्या हुआ कि संविधान भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात पहले से ही चल रही थी। तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है और अम्बेडकर जी चुन के आए थे। क्वेश्चन भी आता है कि अम्बेडकर जी संविधान सभा में कहाँ से चुन के आए थे? तो पूर्वी बंगाल आंसर रहता है, ऑप्शन में रहता है पूर्वी बंगाल लगाना है। तो फिर क्या हुआ कि जब ये पूर्वी बंगाल तो अभी आज के डेट में बांग्लादेश है, लेकिन उस टाइम क्या था, पाकिस्तान का एरिया हो गया हो। अब इनके लिए असमंजस की स्थिति हो गई भीमराव अम्बेडकर के लिए कि ये अब इसके सदस्य कैसे बने रह सकते हैं। भारतीय संविधान का जो निर्माण हो रहा है उस संविधान सभा के सदस्य कैसे बने रहेंगे। तो बी.एन. राव ने यहाँ पर इसमें अहम रोल निभाया था, इसलिए इनका इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा था कि बी.एन. राव के बारे में और बताऊँगा। इन्होंने फिर उसको बी.एन. राव जी ने इस बात को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताया। उनको बताया कि सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं और इनका संविधान सभा का सदस्य के रूप में रहना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी और जो हम चाहते हैं उसे बनाने में दिक्कतें आएंगी। तो इस वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताया और उन्होंने किससे बात किया? बी.जी. खरे, जो कि हेड थे कहाँ के? बॉम्बे प्रांत के हेड थे। यानी उस टाइम प्रांत में क्या होते थे, प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो उस टाइम जो है वो बी.जी. खरे हेड थे वहाँ के बॉम्बे। तो इन्होंने क्या कि बी.जी. खरे ने एम.आर. जयकर को इस्तीफा दिलवाया, एम.आर. जयकर जी को इस्तीफा दिलवाया और उनकी जगह पे अम्बेडकर जी का चुनाव होके ये फिर से संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल हुए। तो देखिए कहाँ दिक्कतें आती हैं, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर अम्बेडकर जी ने हार नहीं माना और आज हमारे संविधान के जनक के रूप में उनको पूजा जाता है, हर जगह अच्छा रिस्पेक्ट दिया जाता है। और यहाँ पर अम्बेडकर जी का ही नहीं, बी.एन. राव का भी अहम रोल रहा है। इन्होंने प्रारूप समिति के साथ साथ मिलके, जो समिति के सदस्य थे और उनके अध्यक्ष के साथ साथ मिलके इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था उस टाइम। तो भीमराव अम्बेडकर इसीलिए जनक कहे जाते हैं और बी.एन. राव को भी एक इम्पॉर्टेंट रोल देना चाहिए। मतलब इम्पॉर्टेंट इसलिए कि प्रारूप को तैयार करने वाला, अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान
संविधान के प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो कई लोग गलत करके आ जाते हैं, जबकि सही आंसर क्या है, BN राव। BN राव ही सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में यानी अध्यक्ष के रूप में थे। अब हम बात करेंगे कुल अधिवेशन। संविधान सभा के टोटल कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 11 अधिवेशन सभी को ज्ञात है। 11 अधिवेशन +1 इसलिए कि 24 जनवरी 1950 को जो एक सभी को बुलाया गया था उसको भी एक अधिवेशन के रूप में काउंट करते हैं। कभी भी आपके ऑप्शन में अगर 12 है यानी 12 है तो आपको आंसर क्या करना है, कुल अधिवेशन 12 करना है। अगर 12 नहीं है तो 11 करके आ सकते हैं आप, ये गलती मत करिएगा। तो मेरे कहने का एक मैंने इसीलिए अलग से लिखा कि 24 जनवरी 1950 को जो अधिवेशन हुआ है यानी सभी को बुलाया गया, वो उसको भी एक अधिवेशन के रूप में काउंट करते हैं। तो इस प्रकार हमारे टोटल 12 हो जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। जब आंशिक रूप से लागू किया गया तो आंशिक रूप का मीन्स क्या है, आंशिक रूप में कुछ होता है ना कि कुछ चीज़ें लागू कर दी गई, कुछ नहीं लागू की गई। तो आंशिक रूप से जब लागू किया गया तो 15 + 1 मतलब 15 अनुच्छेद जो थे, यानी ये अनुच्छेद उस टाइम लागू कर दिए गए। 15 अनुच्छेद, ये 15 + 1 इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि एक अध्याय ऐसा है मतलब कि उसमें 15 के बारे में जिक्र किया गया है, तो इसलिए एक इसको काउंट करते हैं। यानी 16 जो आर्टिकल थे वो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। और उस पर जो टोटल मेंबरों ने हस्ताक्षर किया था वो कितने मेंबर थे, 284 सदस्यों ने 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। पॉइंट्स जो है ये सब पॉइंट्स आप लिख लेना अच्छे से। अब इसके अलावा जो है संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, संविधान को बनने में 2 वर्ष संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इतना टाइम ये हमेशा याद होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है, कहीं भी पूछ देगा, कभी कभार आसान चीज़ें भी नहीं आती हैं, इस वजह से इसको याद रखिएगा। इसमें जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो 395 और भाग थे 22 और 8 अनुसूचियाँ। आज के डेट में कितनी अनुसूचियाँ हैं, आज के डेट में 12 अनुसूचियाँ हैं। और जो 395 जो अनुच्छेद हैं वो भी बढ़ के लगभग 450 हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जो अनुच्छेद है 395 के अंदर ही ABCD करके मर्ज हैं, यानी वो इसी के अंदर हैं। लोग 450 बोलते हैं लेकिन जो 395 है वो इसी के अंदर ऐड है, यानी ABCD करके बढ़ा दिया गया है, किसी के साथ ऐड कर दिया, 51 का बना दिया गया ऐसे करके। तो 8 अनुसूचियाँ जो है वो 4 अनुसूचियाँ और बढ़ गई, 12 हो गई। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आता है जब संविधान हमारा तैयार हो गया, संविधान तैयार हो गया तो अब उसके लिखने की बारी आई कि लिखना है संविधान को। जब लिखने की बारी आई तो लिखने के लिए जो नाम आया, फर्स्ट नाम आया एक तो व्यक्ति नंदलाल बोस, दूसरे जो व्यक्ति थे वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनके पूरे ख़ानदान की ये मतलब नाम था उस क्षेत्र में और बहुत सारी जगहों पे कि इन लोग की राइटिंग बहुत अच्छी होती है। राइटिंग जो टाइपराइटर क्या टाइप करेगा उससे भी अच्छी राइटिंग से ये लोग लिखते थे। तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके पास गए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादे के पास। तो इन्होंने बोला कि मैं तो बहुत अनुभूति मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ कि मुझे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का मौका मिला, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी एक शर्त ये है कि मैं जो है
कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा जाएगा उसके हर पेज के नीचे मेरा नाम होगा, और जो लास्ट में कंप्लीट होगा तो उसके लास्ट में मेरे और मेरे पिताजी का, यानी पिताजी का और मेरा दोनों लोग का नाम होगा। इसलिए कि ये जो अच्छी राइटिंग की विरासत मुझे मिली है मेरे पिता के द्वारा मिली है, इस वजह से उनका भी नाम होना चाहिए। तो ये कोई बड़ी बात तो थी नहीं, तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी बात मान ली थी। और आप देखेंगे कभी भी तो उसमें इनका नाम है। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भारत के ऊपर लागू कर दिया गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये जितने भी टॉपिक्स हैं आप एक बार अच्छे से कवर करके अपने नोट्स बनाइएगा, और मैं 100% बोल रहा हूँ कि आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे संविधान सभा से रिलेटेड तो लाइक और कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।